नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन 5734 में। और आज हम बात करते हैं, हमने एक श्रृंखला चला रखी है यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और उसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 में आज हम देखेंगे। ये श्रृंखला हमारी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की है और इसके हम पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे आज हम बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो आवर्तबीजी पौधों का भ्रूण कैसा होता है। जो आवर्तबीजी पौधे जो होते हैं उनका जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है। तो उनका जो भ्रूण होता है वो होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, इसे ट्रिप्लॉइड कहते हैं। और इसे हम कैसे लिखेंगे? 3n से, 3n से लिखेंगे। देखिए कहीं कहीं ये 3x भी लिखा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। 3n और 3x मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो वो जो संकुचन जो होता है प्रसव के समय, जो गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो वो हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं उसे, ऑक्सीटोसिन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये वैज्ञानिक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और बच्चों देखिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने अपना जो सिद्धांत जो दिया था वो किस पौधे पर दिया था। वो पौधा था जंगली मटर, ठीक है, जंगली मटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। IVF तकनीक का पूरा नाम क्या है। IVF तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे, या इसे एक नाम से और जानते हैं पात्र निषेचन, पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रकार का क्या होता है, ऐसे जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी अगर सामान्य भाषा में कहें तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसे सामान्य भाषा में। 15 क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है। क्या होता है? 9 अनुपात 3:1, यानी कि 9:3, 3:3:1 ये होता है मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है। तो ये होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, गुणसूत्र से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एवं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किस विकर के उदाहरण है। तो ये टर्नर सिंड्रोम और जो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होते हैं ये गुणसूत्रीय विकर के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? गुणसूत्रीय विकर, गुणसूत्रीय विकर बोलते हैं इनको। और एक बात और, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जो आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्हें आप लघुत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, या तो टर्नर सिंड्रोम पूछेगा, या डाउन सिंड्रोम पूछेगा, या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पूछेगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड क्लास में। अब देखिए
यहां से कई क्वेश्चन और बनेंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 45 होती है। और डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिकता एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। किसमें, जो 21वीं जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 46 की जगह 47 गुणसूत्र होंगे। किसमें, डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे ही क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें भी 46 की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं दोनों में। और टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक क्रोमोसोम्स में कमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसलिए टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। और ये तीनों कैसे हुए, कैसे विकार है, यानी ये गुणसूत्रीय विकार है। विकार का मतलब होता है रोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है नाभिका। क्या बोलते हैं उसे, नाभिका कहते हैं, नाभिका या हाइलम। नाभिका या उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो एक वैज्ञानिक है हर्शे एवं चेज, हर्शे एवं चेज। इन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी कि डीएनए ही क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये दो वैज्ञानिक थे, हर्शे एवं चेज। इन्होंने 1952 में सिद्ध किया था कि जो डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या रहा है, 20 नंबर क्या कह रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अब देखिए, इसमें इंडिया में अलग खोज की है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और जो वर्ल्ड स्तर पर अगर विश्व स्तर की हम बात करें, विश्व में एक वैज्ञानिक है एलेक्स जेफ्रे। एलेक्स जेफ्रे, एलेक्स जेफ्रे ने 1984 में, एलेक्स जेफ्रे ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, ये तो होगी विश्व स्तर पर। जो एलेक्स जेफ्रे हैं ये विश्व स्तर पर हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में कौन से वैज्ञानिक हैं, लालजी सिंह वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जिप्ट का पूरा नाम क्या है, तो देखो बच्चों, जिप्ट का जो पूरा नाम होता है वो होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्ट का जो पूरा नाम है, ये क्वेश्चन अब की बार आने की पूरी संभावना है इसकी। और इसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या हिंदी में इसे हम किसके नाम से जानते हैं, युग्मनज अंत फैलोपियन स्थानांतरण हिंदी में से हम इसके नाम से जानते हैं जिप्ट को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन
अमोनिया तथा मैथेन में क्या अनुपात था? देखिए मिलर का जो प्रयोग था उसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात था वो 2:1:2 ये अनुपात था। यानी कि हाइड्रोजन 2, अमोनिया 1 और मैथेन जो था वो 2 के अनुपात में था। अब ये क्रम भी देखो चेंज भी कर सकता है वो। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन मैथेन अमोनिया कर सकता है, या अमोनिया हाइड्रोजन मैथेन भी कर सकता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 2 होगा और अमोनिया का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और जो मैथेन का जो रेशियो 2 होगा। यानी आप हाइड्रोजन और मैथेन इन दोनों का तो रेशियो 2-2 ही होगा, लेकिन अमोनिया का क्या होगा? 1 होगा। चाहे वो आगे कर ले पीछे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इसे हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका उत्पादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। अब बात करते हैं विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो वायरस जो होते हैं, वो पूछ रहा है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखिए जो विषाणु जो होते हैं, यानी कि विषाणु जो होंगे, वायरस जो होते हैं, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है। तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से एक पाया जाता है। कभी भी ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत जो दिया था वो एक वैज्ञानिक है, हुगो डी व्रीज। ये हॉलैंड के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था 1901 ईस्वी में। तो हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज कब दिया था? 1901 में, यानी 1901 में दिया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के थे। कभी कभी वो नाम भी पूछ देता कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के थे। अब बात करते हैं डेंगू बुखार। डेंगू बुखार का वाहक क्या है या वाहक है? देखिए डेंगू बुखार को हम एक नाम से और जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब जो डेंगू जो बुखार का जो वाहक है वो होता है, इसका इसे मतलब वाहक का मतलब होता है इसे फैलाना। कौन फैलाता है? इसका संचरण कौन करता है? वैसे तो डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, लेकिन इसे फैलाता कौन है? इसे मतलब मनुष्य में संचरित कौन करता है इसे? तो इसे जो संचरित करती है वो एक मक्खी होती है, और मक्खी की एक प्रजाति होती है, ठीक है। कौन सी? मादा एडीज, मक्खी नहीं मच्छर की, सॉरी मक्खी नहीं मच्छर की एक प्रजाति है। कौन सी? मादा एडीज इजिप्टी। क्या बोलेंगे उसे? मादा एडीज, मादा एडीज इजिप्टी, इजिप्टी। ये है मच्छर की एक प्रजाति है जो इस डेंगू बुखार का क्या है, इसको स्थानांतरित करती है, इसका स्थानांतरण करती है, वाहक वाहक के रूप में कार्य करती है, जो मादा एडीज इजिप्टी होती है। अब यदि यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है वो कि जो मलेरिया जो बुखार होता है, मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो मलेरिया जो बुखार होगा वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है। टाइफाइड रोग होता है। तो प्यारे बच्चों जो टाइफाइड जो रोग होता है वो एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या होता है? ये एक जीवाणु है, यानी एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा क्या होता है?
टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच हेतु किया जाता है? देखो आपने देखा होगा जब आप बीमार हो जाते हैं तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि आपकी बीमारी की जांच हेतु वो आपके क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेता है, यानी रक्त का सैंपल लेता है। अब उसमें जांच करता है, तो जब वो उसका जो परीक्षण करता है तो उसमें लिखा आता है, क्या आता है, विडाल टेस्ट, विडाल पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो जो विडाल जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट किसकी बीमारी की जांच हेतु किया जाता है? तो वो किया जाता है टाइफाइड के हेतु, टाइफाइड की जांच हेतु किया जाता है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित होता है? वो होता है टाइफाइड, टाइफाइड रोग, टाइफाइड, टाइफाइड की जांच हेतु कौन सा रोग किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है यूरेसिल। क्या होता है? किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा होता है, यूरेसिल। यानी कि इसे हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं, यूरेसिल। अब देखिए, जो आरएनए अणु है, आरएनए या डीएनए, इन तीनों में जो दोनों में नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो तीन जो होते हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। देखिए अगर हम बात करें एडेनिन, ग्वानिन और क्या, साइटोसिन, ये तीनों आरएनए और डीएनए में यानी क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं दोनों में समान होते हैं, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। लेकिन जो आरएनए है, आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। चौथा जो नाइट्रोजन जो क्षारक होता है वो क्या होता है? यूरेसिल होता है आरएनए में। और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, बाकी जो तीनों नाइट्रोजन क्षार होते हैं दोनों में सेम सेम होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन ए, ग्वानिन जी और साइटोसिन, साइटोसिन को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? सी से। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होता है? सेम सेम होता है, दोनों में एक जैसे होते हैं। अब बात करें पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो देखिए पीसीआर का जो पूरा नाम है ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है पीसीआर की वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पीसीआर की खोज किसने की थी? इसकी हम खोज की बात करते हैं, पीसीआर की खोज, पीसीआर की खोज एक वैज्ञानिक है कैरी मुलिस, कैरी मुलिस। कौन से वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने सन 1983 में पीसीआर की खोज की थी, यानी 1983 में पीसीआर की खोज की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने। तो ये पीसीआर की फुल फॉर्म होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी 1983 में। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। पीसीआर का जो कार्य क्या है, कार्य क्या होता है इसका यानी फंक्शन क्या है, ये किस उसमें यूज किया जाता है? तो प्यारे बच्चों जो पीसीआर है, पीसीआर का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए जो पीसीआर है, पीसीआर के द्वारा हम रक्त सीरम में रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का भी क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। तो इसके द्वारा यानी कि पीसीआर के द्वारा, पीसीआर के द्वारा, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में, रक्त सीरम में, रक्त सीरम में रोगजनक की, रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा,
सूक्ष्म मात्रा का पता लगा सकते हैं। सूक्ष्म मात्रा का पता लगा सकते हैं। सूक्ष्म मात्रा का पता लगा सकते हैं। एक तो यह है पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में रोग जन्म की सूक्ष्म मात्रा का पता लगा सकते हैं। एक तो यह है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका कार्य, और एक कार्य जो डीएनए जो होता है, डीएनए को पीसीआर की सहायता से हम कई हजार, एक डीएनए को कई हजार टुकड़ों में कट कर सकते हैं। कई हजार टुकड़ों में इसे हम कट कर सकते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है पीसीआर के, कि ये डीएनए को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है और रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगा सकता है। तो ये हमारे आज जो हमारा जो सीरीज जो चल रही है हमारी 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, ये हमारा पार्ट 2 था। और इससे अगले के जो क्वेश्चन जो बचे हुए, आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बड़े भाई के नाते से कुछ कहना चाहूंगा। मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। जो इस समय बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, ये जो महीना है आपका, क्योंकि 22 फरवरी से आपके एग्जाम है, लगभग 1 महीना आपके पास है तैयारी करने का। इस महीने को आप ऐसे घूमने फिरने में ना बिताएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पीक महीना है, ये रिवीजन का समय है। इसमें आप जी जान से मेहनत करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको इसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको शिखर तक लेके जाएंगे। बायोलॉजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक खुशखबरी मैं आपको और देना चाहता हूं कि इस चैनल पे हम बायोलॉजी में 11th और 12th का जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। अभी उस पर काम चल रहा है और हम उसके नोट्स बना रहे हैं अपने हैंड राइटिंग में। जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सभी को फ्री में वो क्लास दी जाएंगी, चैप्टर वाइज विद टॉपिक एक्सप्लेनेशन करके, बहुत अच्छी तरह से। कहने का मतलब है कि आपको अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। मैं आपके साथ हूं, ये चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है और फ्री में ही आपको उस पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ मैं पवन कुमार आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो आपसे आपका बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।